हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज आप लोग तैयार होंगे एमसीक्यू लगाने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने एमसीक्यू की ओर चलते हैं। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहलाती है। पहला है, जब शरीर की संरचना, आकार, वजन बढ़ता है। दूसरा है, जब शरीर की महत्तम गुणात्मक परिवर्तन होता है। महत्तम जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। और तीसरा है, जब शरीर का केवल वजन बढ़ता है। और चौथा है, ये सभी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही है। जब शरीर की संरचना, आकार, वजन बढ़ता है तो उसे कहते हैं अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। ओके। फिर नंबर 2 क्वेश्चन है, डेवलपमेंट से संबंधित है यानी विकास से संबंधित है। नंबर 1 है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक। नंबर 2 है, विकास आंतरिक तथा बाह्य दोनों होता है। और नंबर 3 है, विकास में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और नंबर 4 है, ये सभी। तो इसमें से आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और हम तो आंसर बता ही रहे हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ये सभी। ओके। डेवलपमेंट जो होता है वह जीवन पर्यंत होता है, और डेवलपमेंट जो होता है आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार से होता है। और डेवलपमेंट यानी विकास में परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, विकास किसे कहते हैं यानी डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो पहला है, जब शरीर की संरचना, आकार, वजन बढ़ता है। और दूसरा है, मनुष्य के शरीर का विकास क्रम से नहीं होता है। और तीसरा है, जब मनुष्य के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गुणात्मक तथा बौद्धिक क्षमता में परिपक्वता आती है। और चौथा है, जब मनुष्य की लंबाई, भार, वजन आदि बढ़ती है। बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब मनुष्य के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गुणात्मक तथा बौद्धिक क्षमता में परिपक्वता आती है तो उसे डेवलपमेंट यानी विकास कहते हैं। ओके। उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों के विकास सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन है नंबर 4, एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? सॉरी। अब नंबर 4 है, एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? सॉरी। अब जो है नंबर 4 क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों के बीच सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? नंबर 1 है स्वतंत्रता स्वतंत्रता के द्वारा। नंबर 2 है अनुभव के आधार पर। और नंबर 3 है रुचि और ज़रूरत के आधार पर। नंबर 4 है सॉरी। नंबर 4 क्वेश्चन है, एक शिक्षक
बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? नंबर 1 है स्वतंत्रता द्वारा, नंबर 2 है अनुभव के आधार पर शिक्षा, और नंबर 3 है रुचि और ज़रूरत का विकास, और नंबर 4 है ये सभी। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। एक शिक्षक को बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को स्वतंत्रता, अनुभव के आधार पर शिक्षा, रुचि और ज़रूरत का विकास आदि के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 5। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है, क्या संकेत करता है? नंबर 1 है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। ओके, और नंबर 2 है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, मूल्यांकन में मिसप्रिंट हो गया है, तो ये वाला मूल्यांकन सही है। ओके, हो जाती है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप लोग समझदार हैं। तो नंबर 2 है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। ओके, और नंबर 3 है सभी विषयों का मूल्यांकन, और नंबर 4 है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन का जो व्यापक मूल्यांकन जो इंगित करता है वह है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। ओके, उसके बाद फिर देखिए नंबर 6 है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बौद्धिकता डॉट 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 का सक्रिय पहलू है, बताइए कौन सा है? रचनात्मक, मनोवृत्ति, बुद्धि, बोध, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, बुद्धि। ठीक, जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता बुद्धि का सक्रिय पहलू है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है, पहला सामाजिक स्तर पर और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर। यह कथन किसने कहा है? नंबर 1 है वाइगोत्स्की, नंबर 2 है जीन पियाजे, नंबर 3 है थॉर्नडाइक, और नंबर 4 है पावलोव। तो इनमें से नंबर फर्स्ट सही है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने 1978 ईस्वी में बच्चों के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है, पहला सामाजिक स्तर पर और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर। ये कथन वाइगोत्स्की ने कहा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है समकालीन सिद्धांतकार कहते हैं कि सीखना प्राथमिक रूप से एक डॉट 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 गतिविधि है, यांत्रिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, या व्यवहारवादी गतिविधि, या फिर निष्क्रिय गतिविधि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन सेकंड सही है, सामाजिक गतिविधि। ओके, अगला क्वेश्चन है दिव्यांग छात्रों
छात्रों के शिक्षा के संदर्भ में इनमें से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, नहीं दिया गया है, नेगेटिव है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उपयुक्त इमारती ढांचा। नंबर 2 है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक। और नंबर 3 है प्रत्येक उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। और नंबर 4 है अनिवार्य विशेष शिक्षा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो नहीं दिया है ना, नहीं का आंसर नहीं होगा नंबर 2। ओके, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षक नहीं होते, ठीक। तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, ऑप्शन 2 दूसरा सही है। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है IQ के सूत्र में MA डॉट 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 है, क्या है? MA का मतलब क्या है? नंबर फर्स्ट है मानसिक क्षमता, नंबर सेकंड है मानसिक आयु, और नंबर थर्ड है परिपक्वता क्षमता, और नंबर 4 है वास्तविक आयु। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी, बी बोले तो दूसरा, ठीक। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। IQ के सूत्र में MA का मतलब है मानसिक आयु। ओके, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है? फर्स्ट वजन, दांतों का निकलना, सीखना, लंबाई आदि। तो इनमें से कौन सा बच्चों के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है? तो इसका आंसर है नंबर थर्ड है सीखना, ठीक। सीखना जो है बच्चों के विकास के लिए मापदंड नहीं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है बालक और बालिका के बीच लिंग भेद को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। नंबर 1 है लड़कों के लिए विशेष वातावरण, और नंबर 2 है लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण। नंबर 3 है लड़कियों के लिए विशेष वातावरण, और नंबर 4 है लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है लड़कों और लड़कियों के बीच समान वातावरण। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से क्या व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत निम्न में से क्या व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 13 का? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है ये उपरोक्त सभी व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता और शारीरिक भिन्नता आदि आता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विकास के बीच संबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 है जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विकास क्वेश्चन नंबर 14 है जीन पियाजे के अनुसार
भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विचार भाषा निर्धारित करता है, और नंबर 2 है भाषा और विचार सहज प्रस्ताव हैं, और नंबर 3 है विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं जब तक कि बच्चा 1 वर्ष का ना हो जाए, और नंबर चार है भाषा विचार को निर्धारित करती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन सही है, विचार भाषा निर्धारित करती है। ठीक, विचार जो है भाषा निर्धारित करता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यह कौन सा सिद्धांत है। बताइए। विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, निरंतरता का सिद्धांत। ओके, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों के किस प्रकार के प्रश्न पूछकर उनमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, तो बताइए बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए कि उनके समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने परत होते हैं। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। और नंबर 3 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। निरंतरता के सिद्धांत की व्याख्या करो। बताओ इनमें से कौन सा प्रश्न पूछा जाए कि बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके, उसके बाद फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17। कथन है, यदि एक बच्चे के शारीरिक विकास में देरी हो तो केवल आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उसके बाद कथन है, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए केवल वंशानुगत कारक ही जिम्मेदार होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। और नंबर 2 है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। और नंबर 3 है, ए और आर दोनों गलत हैं। और नंबर 4 है या 4 है, कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसे। ठीक, कभी 4 निकलता है तो कभी 4 निकलता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होता रहता है कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नंबर 4 है, ए सही है लेकिन आर गलत है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए केवल वंशानुगत कारक ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, वंशानुगत के साथ साथ वातावरण भी जिम्मेदार होता है बच्चे के विकास के लिए। ओके, तो अगर वंशानुगत और वातावरण दोनों यहाँ पर मौजूद होते तब ऑप्शन सही होता। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और 2
ए और आर दोनों गलत है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित क्रम में चलता है। क्या एक निश्चित क्रम में चलता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 को बताइए। विकास अभिवृद्धि विकास दोनों इनमें से कोई नहीं। इनमें एक निश्चित क्रम में चलता है विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट जो होता है वह एक निश्चित क्रम में चलता रहता है। ओके, एक बात और याद रखिए, ग्रोथ को मापा जा सकता है। ठीक, ग्रोथ जैसे भार, लंबाई, चौड़ाई आदि को माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता है, उसे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए सामाजिक राजनैतिक विकास। ठीक, राजनैतिक नहीं नैतिक विकास है। ओके, निकल गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है फाइन मोटर स्किल कहते हैं। बताइए, फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं? जिसमें मसल्स का कम प्रयोग होता है, जिसमें मसल्स का अधिक प्रयोग होता है, जिसमें मसल्स का कभी कम और कभी ज़्यादा प्रयोग होता है, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए, फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें कम मसल्स का प्रयोग होता है। ठीक, जिसमें कम मसल्स का प्रयोग होता है उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 है। इनमें से कौन सा फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है? बताइए। लिखना, कलर करना, तैरना, कूदना, काटना, रो रोटी तोड़ना, और तीसरा है सिलाई करना, दौड़ना, गले मिलना। 4 है नंबर 4, लिखना, कलर करना, काटना, रोटी तोड़ना, सिलाई करना। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है नंबर 4, लिखना, कलर करना, काटना, रोटी तोड़ना, सिलाई करना आदि जो है फाइन मोटर स्किल्स के उदाहरण है। ओके, अब है अगला क्वेश्चन ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स किसे कहते हैं? बताइए, ग्रॉस मोटर स्किल किसे कहते हैं? जिसमें मांसपेशियों का कम प्रयोग होता है, जिसमें मांसपेशियों का कभी कभी अधिक प्रयोग होता है, और जिसमें मांसपेशियों का अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 है दूसरा तीसरा दोनों सही। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ग्रॉस मोटर स्किल्स किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, जिसमें मांसपेशियों का अधिक प्रयोग होता है उसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण नहीं है? देखिए, नहीं है पूछा है। ओके, सोच समझ कर जवाब देना। लिखना, कूदना, तैरना, दौड़ना, इसमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लिखना। ठीक, लिखना जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण नहीं है, लिखना फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। बाकी और सभी के सभी तैरना, दौड़ना, कूदना ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है।
ग्रास मोटर स्किल किसे कहते हैं? जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी मसल्स का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रास मोटर स्किल्स। ओके, जब मसल्स का अधिक प्रयोग होता है तो उसे ग्रास मोटर स्किल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है तो उसे कहते हैं, बताइए। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। प्रॉक्सिमो डिजिटल दूरभिमुख। और नंबर 2 है कोलियो कैंडल। और नंबर 3 है सिफेलोकाउडल, यानी इसे हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी हिंदी कहना कठिन है, इंग्लिश में ही जानते हैं, सिफेलोकाउडल कहते हैं। ठीक, बताइए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, दूसरा तीसरा दोनों। ओके, ये दूसरा तीसरा जो है कोलियो एल कोली एल कोली एलो कोली एलो कैंडल जो है सिफेलोकाउडल का ही नाम है। ठीक, दूसरा नाम है कोली एलो कैंडल, सिफेलोकाउडल का दूसरा नाम है। ओके, तो ऑप्शन सेकंड थर्ड दोनों हो जाएगा। ओके, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है तो उसे कहते हैं सिफेलोकाउडल। ओके, हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मन के परिरक्षक कारक को डैश नाम दिया गया है? बताइए, क्या नाम दिया गया है? मन के परिरक्षक कारक को क्या नाम दिया गया है? जल्दी बताओ। पुनः स्मरण, धारण, पहचानना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दूसरा सही है, मन के परिरक्षक कारक को धारण नाम दिया गया है। ओके, उसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पुनः स्मरण डैश की पुनरावृत्ति होती है? बताइए। उद्दीपन, विचार, अवधारणा, सभी सही है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पुनः स्मरण उद्दीपन की पुनरुत्पत्ति है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस मनोवैज्ञानिक ने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वाटसन, बुंट, वारलेट, पियाजे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, वारलेट। ठीक, वारलेट एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने याद रखना और विस्मरण का अध्ययन किया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए, जल्दी बताइए। समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत
एकीकरण का सिद्धांत। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से दूसरा ऑप्शन सही है, निरंतरता का सिद्धांत। ओके। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, यह सिद्धांत निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ओके। उसके बाद फिर देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य के बच्चे का विकास मनुष्य की तरह और गाय के बच्चे का विकास गाय की तरह होता है। यह सिद्धांत यह किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए, जल्दी बताइए। मनुष्य के बच्चे का विकास मनुष्य की तरह और गाय के बच्चे का विकास गाय की तरह होता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, पूर्व अनुमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से कुछ फर्स्ट आंसर सही है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ओके। मनुष्य के बच्चे का विकास मनुष्य की तरह होता है और गाय के बच्चे का विकास गाय की तरह होता है। ठीक। यह समान प्रतिमान का सिद्धांत से संबंधित है। ओके। समान प्रतिमान के सिद्धांत से संबंधित नहीं, यह समान प्रतिमान का सिद्धांत ही है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चे पहले उठना, बैठना, चलना, दौड़ना सीखते हैं, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? जल्दी बताओ। एक बच्चा पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 यानी नंबर 4 ऑप्शन सही है। ओके। बच्चा पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है, यह सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत से संबंधित है, या सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। ओके। तो बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग 29 MCQ में से कितने MCQ आपने सही किया है। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और कि आप लोगों को 8 बजे, रात 8 बजे आपको हमेशा, मतलब जब तक जो है सीटेट का एग्ज़ाम नहीं आ जाता तब तक आपको MCQ मिलते रहेंगे। ठीक। और MCQ के साथ साथ आपको डिफिनीशन भी उसी में याद हो जाएंगे, क्योंकि MCQ में सिर्फ MCQ ही नहीं रहेगा, बस एक्स्ट्रा जानकारी और उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। ओके। तो आप MCQ लगाएंगे, उससे आपका डिफिनीशन और MCQ से जुड़ा, मतलब जो क्वेश्चन होगा उससे जुड़े टॉपिक पर भी चर्चा होगी। ओके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल 8 बजे, रात 8 बजे फिर तैयार रहना MCQ का टेस्ट देने के लिए। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।